अकाउंटिंग रेशियोज का हमारा टॉपिक है A2 का। तो A2 अकाउंटिंग रेशियोज हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो अगर आप देखें तो ये कब आया हुआ है, ये फरवरी मार्च 16 32 का क्वेश्चन है, 9706 का, मार्च 16 32 का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। जॉनसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी commenced trading on 1st January 2010. On that date, there was an issue of 6 lakh ordinary shares. Each share had a nominal value of 0.5 and was issued at 0.75. 2010 की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके 6 लाख शेयर इशू हुए हैं, एक शेयर जो है वो 0.5 का है, उसका मतलब है कि उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, 3 लाख। और बाकी जो 6 लाख पर 0.25 है वो बेटा प्रीमियम है 0.25 का, और उसकी अमाउंट बनेगी 1,50,000। ये आपको पता होना चाहिए। इस 6 लाख में से 0.5 जो है वो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है। वो पार वैल्यू से आप आएगा जो कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट बनेगी 3 लाख की। और बाकी 0.25 जो है, क्योंकि 0.75 का इशू किया है ना आपने, तो 0.25 जो है वो प्रीमियम है आपका। तो वो 6 लाख इंटू 0.25 करेंगे तो 1,50,000 का प्रीमियम आ जाएगा। At the same time, there was a share issue at par, 1,05% non-redeemable preference shares of 0.25. Preference shares भी हमने इशू किए हैं 1 लाख के, जिनके एक शेयर की प्राइस जो है 0.25 है, यानी 25,000 के 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने जो है वो इशू किए हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, कहता है on 1st January 2015, Johnson Public Limited Company issued 1 lakh 12% डिबेंचर repayable in 2007. डिबेंचर भी हमने इशू किए हैं 1 लाख के, 12% उस पर इंटरेस्ट है, रीपेबल इन 2007। अगर आप देखें 1 लाख का 12% अगर आप कैलकुलेट करें कि 1 लाख का 12% कितना आता है, तो बेटा वो आता है 12,000। तो ये देखें 12,000 ही यहाँ उसने माइनस किया है, मतलब 1 लाख का 12% दैट इज 12,000, वो एज फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने माइनस किया हुआ है, हमने माइनस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन माइनस किया हुआ है, यानी कि ये आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम जो है दिया हुआ है किसका, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। On 31st December, the total assets were 5,82,000, of which current assets total 25,000. अब जाहिर बात है, अगर 5,82,000 में से करंट एसेट्स जो हैं वो 25,000 के हैं, तो बाकी आपके नॉन करंट एसेट्स होंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं। 5,82,000 में से माइनस कर देंगे आप 25,000, बाकी जो आपके बचेंगे, यानी टोटल इक्विटी और लायबिलिटी सेक्शन का जो है, या टोटल एसेट्स जो है वो 5,82,000 के आने चाहिए, माइनस 25,000 आप कर देंगे तो 5,57,000 जो है वो आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स आपके आ जाएंगे। पूरी बैलेंस शीट भी डेवलप कर सकता हूं मैं, और एक साइड भी डेवलप कर सकता हूं मैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर was 2.5 and of 1 preference shares was 1.25. The retained earnings for the year उसने क्वेश्चन में दी हुई है हमें, रिटेन्ड अर्निंग्स पूरे साल की जो है वो कितनी है हमारी, वो अगर हम देखें तो वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 वर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 192,000, फाइनेंस कॉस्ट है 12,000, टैक्सेशन है 36,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड है 54,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 2,000 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर दी हुई है जो कि 88,000 की। उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट जो है वो नहीं दी है, एट द एंड रिटेन्ड अर्निंग्स जरूर हमें उसने दे दी है कि वो कितनी जो है वो बनती हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। तो अगर आप गौर करें सवाल में तो आपके पास टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 5,82,000 के हमारे पास अवेलेबल हैं, और करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी रेशियो भी दी हुई है विच इज 2.5:1। अब रिक्वायरमेंट में उसने क्या है, प्रिपेयर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015। तो उसके लिए हम बनाते हैं, और उसके लिए हमें करंट रेशियो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, उसको हम यूज करते हैं। करंट रेशियो को अगर आप यूज करेंगे तो वहां से आप करंट लायबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। करंट एसेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। करंट रेशियो का फार्मूला हमारा होता है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। करंट एसेट्स उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने के हैं, 25,000 के,
करंट लायबिलिटीज हमें नहीं मालूम, इसलिए वो पता नहीं है हमें। करंट रेशियो कितनी दी हुई है वो हमें दी हुई है, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज रेशियो वाज 2.5/1। हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो हमारी 2.5/1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, यानी ज़रबे चिल्ली पाई जिसे आप कहते हैं उर्दू में, तो करंट लायबिलिटीज आपकी आ जाएंगी जी 25,000 डिवाइडेड बाय 2.5। आपके पास करंट लायबिलिटीज का जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन जो है वो फाइंड करना है। ये 10,000 की आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। बना लेते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन। लायबिलिटी सेक्शन हम बना लेते हैं अपना। उसमें आपको पता है सबसे पहले इक्विटी आती है, इक्विटी लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ये सेक्शन हमने बना के दिखाना है। इक्विटी में सबसे पहले आपका बेटा आ जाता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है जी आपका 3 लाख का। 6 लाख शेयर था ना, मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया था मैंने, एक शेयर 0.5 का है, तो 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर क्या आपका आ जाएगा बेटा शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम भी है, वो 6 लाख इंटू 0.25 है, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद आपके आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स, जो इसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर आप गौर करें स्टार्ट में मौजूद है। There was a share issue at par of 1 lakh 5% non-redeemable preference shares at 0.25। वो हम लिख लेंगे 5% non-redeemable preference shares कितने के दिए हुए हमें, चलिए नीचे कर लेते हैं फिर इसको हम। अगर मैं देखूं तो 1 लाख के हैं आपके पास, और सॉरी 1 लाख कह रहा हूँ, 1 लाख 5% नॉन रिडीमेबल 0.25 ईच। क्या करूंगा मैं, 1 लाख का मल्टीप्लाई बाय 0.25 ईच, ये आपके पास अमाउंट जो आ जाएगी वो 25,000 आ जाएगी। कितने के हैं सर, कैसे निकाले आपने ये बेटा, वो 1 लाख, अच्छा डॉलर, एक सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, ये 1 लाख 5% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख है, एक शेयर की प्राइस जो है 0.25 है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद बारी किसकी आती है, रिटेन्ड अर्निंग्स की। रिटेन्ड अर्निंग्स की आपने बेटा जगह छोड़ देनी है, उसकी रीजन है क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ना ओपनिंग हमें नहीं दी हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड जो दी हुई है वो उस साल की है, जो मैं बना के दी हुई है, ये रिटेनिंग एट द एंड उस साल की 88,000, ओपनिंग तो नहीं दी हुई ना हमें। देखते हैं कि हमारी कितनी बनेंगी। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या चीज, नॉन करंट लायबिलिटी का सेक्शन। डिवेंचर्स हमें दिए, उसने इशू किए डिवेंचर्स, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। देखते हैं डिवेंचर कितने के हैं। डिवेंचर हमें दिए हुए जी 1 लाख 12% डिवेंचर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 12% डिवेंचर आपके आ जाएंगे। लायबिलिटी सेक्शन बनाने को हमें कहा है ना, तो वो हम बना रहे हैं। आउटपुट कॉलम में आप लिखेंगे 1 लाख, इधर आपके फिर आ जाएंगे जी करंट लायबिलिटीज, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं करंट रेशियो के थ्रू। कितनी है जी 25,000 की, सॉरी 10,000। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का टोटल है वो टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक टोटल एसेट्स की साइड होती है और एक इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन की साइड होती है। इक्विटी और लायबिलिटी सेक्शन का जो टोटल है ना, वो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,82,000 दिया हुआ था हमें। उसकी मदद से हम इजीली जो शेयर्स की इक्विटी की जो अमाउंट है वो हम निकाल सकते हैं, 5,82,000 माइनस
1 लाख माइनस 10,000, ये आपकी आ जाएगी 4,72,000। यानी ये जो इक्विटी है ना, इसकी अमाउंट कितनी बननी चाहिए? 4,72,000। अब उसमें से हम बाकी अमाउंट्स माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी और वो नेगेटिव आ रही है। रिटेन अर्निंग्स आपकी आ रही है ना, वो नेगेटिव आ रही है। कितनी? 3,000 नेगेटिव आ रही है बेटा। ये बैलेंस फिगर से निकाला हमने। सर आपको कैसे पता चला कि ये बैलेंस फिगर से निकलेगा? वरना एक तो पहली बात ये कि आपका आंसर बराबर नहीं आ सकता, आपके पास सारा डेटा मौजूद नहीं है। अगर आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा, गलत आएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप गौर करें टोटल एसेट्स के बराबर टोटल लायबिलिटीज होनी चाहिए ना। टोटल एसेट जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए थे 5,80,000, वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर होना तो जरूरी है। इसका मतलब है ये भी 5,82,000 ही बनेगा। डिबेंचर दिए हुए, करंट लायबिलिटीज हमने निकालनी है, तो रिवर्स जाएंगे तो आपके पास इक्विटी की अमाउंट आ जाएगी 4,72,000। उसको एडजस्ट करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट आपके पास 3,000 नेगेटिव में आ जाएगी। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि सर व्हाई इट इज नेगेटिव। बेटा याद रखिएगा एक बात कि जो हमने ये कॉलम बनाया है, ये रिटेन प्रॉफिट वाला जो कॉलम बना हुआ है, ये बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का कॉलम है। समझ आई? रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में जो ओपनिंग था ना हमारे पास, रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट, नहीं दिया हुआ आपको। आई मीन टू से, क्या भला बात कह रहा हूं मैं, ब्रॉड डाउन की बात कर रहा हूँ। ब्रॉड डाउन तो नहीं दिया हुआ ना आपको। ब्रॉड डाउन असल में कितना है हमारा? वो हमारा है ब्रॉड डाउन नेगेटिव था। रिटेन अर्निंग्स साल के स्टार्ट में नेगेटिव थी। कितनी? 91,000 की। इसीलिए आपका जो रिटेन अर्निंग्स एट द एंड आ रही है, फॉर द ईयर है, रिटेन अर्निंग्स एट द एंड आएगा ना, डाउन उसका जो आएगा वो कितना आएगा? वो 3,000 नेगेटिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला है कि हमारा 3,000 नेगेटिव आ रहा है। यू विल नॉट राइट 88,000। 88,000 is the retained earnings for the year. We want to find the retained earnings at the end, which is going to be written in the equity and liability section in the balance sheet. वो हमने रिकॉर्ड करना है, जिसको मैंने समझाने के लिए सर बताया। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे शो की, सामने जो नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये सर मैंने बताया है कि असल में 3,000 हुआ कैसे। इसका मतलब है कि आपके पास स्टार्ट में रिटेन अर्निंग्स में लॉस था 91,000 का, जिसकी वजह से 88,000 का प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस साल आपका लॉस कम होकर 3,000 रह गया, खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस तरीके से हमने जो है वो इसको सॉल्व जो है वो किया है। देखते हैं आगे हम। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया है। नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। और इस तरीके से हमने अपनी जो है वो बैलेंस शीट बना ली है। उसका इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन बनाया है, सिर्फ सारी नहीं बनाई, सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन डेवलप किए। तो हमने क्या निकालनी थी? कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर द डिविडेंड कवर रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारा होगा जी, डिविडेंड कवर रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है जी, डिविडेंड आपके प्रॉफिट को कितनी मर्तबा कवर करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आगे लिख दूं तो बेहतर है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड। यानी आपका प्रॉफिट जो है आपके डिविडेंड को कितनी मर्तबा कवर करता है, ये हमारा फार्मूला जो है बताता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हम देखते हैं डिविडेंड कवर रेशियो में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है जी 1,44,000 का, और प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000 का है। 1,44,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000 का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड कौन सा? ऑर्डिनरी डिविडेंड। वो कितना दिया जी? 54,000 का, ये दिया हुआ है। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद ही आप जो है वो डिविडेंड देते हैं बाकी अमाउंट पर, जो बाकी अमाउंट पर डिविडेंड दिया जाता है।
1,44,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 54,000, तो ये आपका आ जाएगा 2.63 टाइम्स। यानी आपका जो डिविडेंड है, प्रॉफिट जो है सॉरी, वो आपके डिविडेंड को 2.63 टाइम्स कवर करता है। यानी कि आप डिविडेंड पे कर सकते हैं आउट ऑफ योर प्रॉफिट 2.63 टाइम्स ज्यादा है आपका प्रॉफिट। ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट ऑल द प्रॉफिट्स आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो हम रख लेते हैं अपने पास फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए, ग्रोथ के लिए। हम सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे अनाउंस नहीं करते, पे नहीं कर देते। ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। सर जी जी सर ये 2000 कैसे आया है? 2000, बिल्कुल आपकी बात सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 2000 प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें और अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 2000 नहीं आएगा। वो 1 लाख का डिविडेंड 5% 5,000 आता है, लेकिन आप पे 2,000 ही पे कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ। क्यों सर? क्योंकि आप 2,000 पे कर रहे हैं, बाकी 3,000 आप अगले साल पे करेंगे। यानी यू आर नॉट एबल टू मेक, यू आर नॉट पेइंग द प्रेफरेंस डिविडेंड इन फुल। आप प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा पे नहीं कर रहे, आप प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास प्रॉफिट उतना अवेलेबल नहीं था प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा पे करने के लिए, आप ऐसे कह लें, तो हम सिर्फ 2,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो आया नहीं है, वो निकाला नहीं हमने, हमें दिया हुआ है 2000 का, हमने वही यूज किया जो हमें दिया हुआ है 2,000 का यहाँ पे। We have used the same amount 1,44,000 minus 2,000 और divided by 54,000 जो कि आपका ऑर्डिनरी डिविडेंड बन रहा है। आगे देखते हैं जी हम। डिविडेंड कवर रेशियो के बाद आपकी आती है गियरिंग रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो गियरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, देखिए उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल ओवर इक्विटी प्लस फिक्स कॉस्ट कैपिटल, या आप ऐसे कह लें नॉन करंट लायबिलिटी और डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक होगी जी बात। इसका फॉर्मूला भी हम पुट कर लेते हैं, वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम सवाल में देखें, बल्कि जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बैलेंस शीट में ही वैल्यूज दी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है, 12% वेंचर 1 लाख है, डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस इक्विटी की अमाउंट ऐड कर लेंगे, और इक्विटी कितनी है आपकी 4,72,000 की। तो ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं फॉर्मूले को, उसका आंसर परसेंटेज में आता है। अगर 50% से ज्यादा आपका आंसर आ रहा है तो उसका मतलब है आपकी बिजनेस जो है वो हाईली गियर्ड है, ठीक है जी। और 25% जो है वो लो गियर्ड, हम 25% से कम पे लो गियर्ड कंसिडर करते हैं, और 25 से 50 के दरमियान हम कहते हैं कि ये ओके है। तो 472,000 प्लस 1,00,000 572,000 हो जाएगा। 1,00,000 डिवाइड बाय 572,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आ जाएगा 17.48%। दैट इज द लो गियर बिजनेस। यानी कि एक मिनट, most of the amount is not basically provided through long term loan। बिजनेस में खुद पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। सर वो मार्किंग स्कीम में ये 125 लिखा हुआ है, 1 लाख नहीं लिखा हुआ। 125, उसका आंसर भी 21.85 आ रहा है। अच्छा समझ गया हूँ, ठीक है। उन्होंने जो नॉन करंट लायबिलिटी में जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, उनको भी नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट की है, ऐसा बात, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जो नॉन करंट लायबिलिटी है ना, यानी लिख लें, आप लिखना चाहते हैं तो, असल में ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की दो बेसिकली होती हैं, इसकी ड्यूअल नेचर होती है, उसे हम कहते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब ये होता है कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही हो सकते हैं।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि जो आप जिनकी पेमेंट आप वापस कर सकते हैं, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिसकी पेमेंट आप वापस नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम जो शेयर होल्डर्स हैं वो वापस पे बैक अपने पैसे वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी का हिस्सा कंसीडर करते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप ये कह रही हैं कि उसने मार्क्स स्कीम के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी ही कंसीडर किया हुआ है, उसने क्या कंसीडर किया हुआ है कि उसने 1 2 3 4 1 लाख और प्लस 25,000 को भी नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर किया हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया आपको, मार्क्स स्कीम के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को बगैर इसके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने किया। क्यों सर? क्योंकि मैंने बताया कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज ए पार्ट ऑफ द इक्विटी। नॉन रिडीमेबल का मतलब है कि आप ये पैसे वापस, जिन लोगों ने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं वो अपने पैसे वापस नहीं कर छुड़वा सकते। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, लिखते हैं हम इक्विटी में ही है दोनों, लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं, यानी नॉन करंट लायबिलिटी में शामिल की जाते हैं। इन्होंने आपके कोर्स में बेसिकली नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा आप दोनों को नॉन करंट लायबिलिटी ही ट्रीट कर रहे हैं इसी वजह से। हालांकि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इक्विटी का पार्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिया हुआ, उन्होंने नीचे फिर ऐड किया होगा दोनों तरफ से, ऊपर भी यहाँ पर भी ऐड किया होगा। यहाँ पर तो खैर सिंपल है ना, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आप कर सकते हैं, तो इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटी शामिल उसने नहीं की हुई। 472,000 कितना आंसर निकाला उसने बताइएगा मुझे। सर ये है 21.85। क्या हुआ जी, ये हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका आ जाएगा 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5,72,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अभी क्योंकि आपने बीच में पूछ दिया, इसलिए 1.85%। देखिए, जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वी यूज टू ट्रीट इट एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी, बट in your exam we are not going to differentiate between non-redeemable or redeemable preference shares. लिहाजा हम प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा कंसीडर करते हैं। इनकी ड्यूअल नेचर होती है, लिखते इक्विटी में है लेकिन होते ही ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। 1 लाख प्लस 25,000 मैंने इसीलिए ऐड करना पड़ा मुझे कि डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी, डिवाइडेड बाय 472,000 प्लस 1 लाख आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व जो है वो हो जाएगा। इस 4,72,000 के अंदर ऑलरेडी नॉन करंट लायबिलिटी 25,000 की शामिल है, तो आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला वही है, नॉन करंट लायबिलिटी ओवर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि मैंने फिर बता देता हूं आपको कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपने इक्विटी में तो लिखना है, बट यू विल ट्रीट इट एज नॉन करंट लायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज उनको प्रॉफिट, ना तो उनका वोटिंग राइट होता है, ना उनका वर्किंग राइट होता है, ना ही उनको प्रॉफिट या डिविडेंड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ प्रॉफिट। दे विल गेट फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें हम इक्विटी का हिस्सा कंसीडर करते हैं नॉर्मली, लेकिन आपके कोर्स में रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल के डिफरेंस का जो कैलकुलेशन है वो आपके कोर्स में शामिल ही नहीं है, ए लेवल में शामिल नहीं है। तो उन्होंने क्योंकि दे दिया फिर भी, लिहाजा उन्होंने सॉल्व भी फिर प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तरह से ही सॉल्व किया इसको। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लेकिन जिस तरह मैंने सॉल्व किया था वो ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है आपको नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें हम इक्विटी का हिस्सा कंसीडर करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नॉन रिडीमेबल रिडीमेबल का डिफरेंस कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन करंट लायबिलिटी ही कंसीडर करेंगे। आगे जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है जी? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100।
इधर आ जाएगा जी आपका। देखते हैं जी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, वो यहाँ तो नहीं दिया हुआ, हमें पीछे देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में कि हमारा प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशन इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है हमारा वो है 192,000। और आपको पता है कि ये जो हमारा होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4,72,000 प्लस 1 लाख। एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, वो आपका सॉल्व कर लेंगे। 1,92,000 डिवाइडेड बाय 572,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? जी 33.57%। इसको जी ठीक होगी जी बात। ठीक है, हमने तीनों रेशो जो है फाइंड कर ली अपनी। अब आगे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या क्या है याद रखिएगा। 4,72,000 में ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शामिल हैं व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ए लेवल सिलेबस। क्योंकि हमें रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल की बारे की डिस्टिंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ये बात हमें याद रखनी है। आगे उसने परफॉर्मेंस का कहा है कि कंपेयर करें, वो आप घर में कर सकते हैं खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, हो जाएगा। यहाँ से देखें, द डायरेक्टर ऑफ ई लिमिटेड हैज एक्सपेंशन प्लान एंड ऑन 1 सितंबर रेज्ड 20 lakh by issuing 10% debenture repayable in 2026. The profit from operation for the year ended 31st August was 1 crore 60 lakh, and the market price of one ordinary share on that date was 1.3. Dividend paid for the year was 275,000. Prepare and extract from the income statement for the year ended starting with profit from operation. इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट आपने बनाना है, वो मैं आपके सामने यहीं पे डेवलप करके दिखा रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 16 यानी कि 16 लाख का दिया हुआ है, 16 लाख का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से बेटा लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर हमें दी हुई है कोई जी इंटरेस्ट कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी, अच्छा हम निकालेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट लेस फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। कितनी आ जाएगी बेटा, आपके डिबेंचर कितने के हैं 20 लाख के, उसमें कितने परसेंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10%, निकाल लेंगे हम, वो आपका आ जाएगा 2 लाख। फाइनेंस कॉस्ट आपकी आ जाएगी 2 लाख, माइनस कर देंगे। इसमें से आपको पता है हम टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स तो है नहीं, तो डिविडेंड पे किया है वो माइनस कर देंगे। एक मिनट, बस यहीं तक आएगा सवाल, दैट्स इट। इसलिए कि उसने हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का फॉर्मेट नहीं कहा। तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पोर्शन कैरिंग 2 मार्क्स। डिविडेंड पेड माइनस नहीं करेंगे, वो तो फिर रिटेन इक्विटी कैसा बन जाएगा ना, रिटेन अर्निंग्स बन जाएंगे, वो इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में आता है। क्या आ जाएगा आप 14 लाख का। फिर कहता है जी प्रिपेयर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2017। उसमें क्या आ जाएगा, 14 लाख में से आप डिविडेंड भी माइनस करके लिखेंगे, डिबेंचर आपके आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन के अंदर 20 लाख के, ठीक है जी। और इक्विटी सेक्शन पीछे हमें दिया होगा सवाल में, मैं देखता हूँ पीछे कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला सवाल, ये तो रेशियोज निकालने को है ना उसने, 8% डिबेंचर है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स को छोड़ देंगे हम। और ये साल कौन सा है ये देख लेते हैं, 31 अगस्त 2016 है। और नेक्स्ट में क्या मांगा हुआ है जी हमें, ऑन 1 सितंबर 2016, यानी ये बाद की बात कर रहा है, सितंबर 2016 की बात कर रहा है कि उसमें रेज किया आपने
20 lakh by issuing 10% debenture as expansion plan, and on 1st September raised 20 lakh by issuing 10% debenture repayable in 2026. तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें से आप 2,75,000 डिविडेंड माइनस कर देंगे तो आपका रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। इक्विटी सेक्शन के अंदर आप जो पीछे लिखा हुआ है वो आप दोबारा लिखेंगे, जारी बात है। तो क्या भला जो 8% डिबेंचर दिए हुए रीपेबल इन 2020 वो भी आएंगे आपके, क्योंकि अभी 2020 तो नहीं आया ना, हम तो सितंबर 2016 की बात कर रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में 8% डिबेंचर भी आएंगे, 10% डिबेंचर भी आएंगे, 3 लाख 1500 के शेयर्स भी आएंगे, शेयर प्रीमियम भी आएगा 500 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स में आप जो आप रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर निकालेंगे वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आप इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का आपने बनाना है पार्ट उसका। इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st अगस्त। हो सकता है उसने सारा ना पूछा हो, फिर कहता है कैलकुलेट द सेम रेशियो इन पार्ट ए 2 डेसिमल प्लेसेस, assess the effect of the new debenture issued on these ratios। ठीक है जी, नया डिबेंचर इशू करने पे रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी उसने क्वेश्चन में कहा है। और आप देखें इफेक्ट जो उसने बताया है कि न्यू डिबेंचर इशू करने का रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, वो 8 नंबर का सवाल दिया है। 8 नंबर का सवाल इसलिए दिया हुआ है बेटा कि आपने इनकम गेयरिंग भी निकालनी है, गेयरिंग भी निकालनी है, डिविडेंड कवर भी निकालना है, प्राइस अर्निंग भी निकालनी है। सब रेशियो पर इनकम गेयरिंग पर इफेक्ट आएगा, गेयरिंग पर इफेक्ट आएगा, तो ये सारा आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन कब का है, अक्टूबर नवंबर 11:41 का क्वेश्चन है। इसमें देखें आपको जीपी परसेंटेज दी हुई है, एक मिनट जी, इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपको। देखिए एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, वहां से आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। कैसे, 28,000 प्लस 34,000, ये एएस की रेशियोज पर बेस्ड है, डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपकी रेशियो आ जाएगी, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 45,000 की आपकी आ जाएगी, सॉरी मैं गलत किया मैंने, 31,000 की आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर लें तो क्या होती है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, व्हिच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है यानी एक्स ओवर कर लेते हैं, चले 31,000। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री का आंसर में दिया हुआ है, वो कितना है बेटा, 8 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 31,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आसानी के साथ आ जाएगी कितनी, 31,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आपकी आ जाएगी 2,48,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी हुई है, जीपी परसेंटेज आपको दी हुई है, मार्जिन है ये, आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्जिन को मार्कअप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज आ जाएगा 35/65। यानी आपने जीपी निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई थी, वो मार्जिन दिया है, वो सेल्स में दी हुई है, सेल्स में वापस है नहीं हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्जिन को मार्कअप में 35 और 100 माइनस 35 से, यानी 35 और 65 आपका आ जाएगा। और अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 65, तो आपके पास जीपी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि आपका 100 माइनस 35 65 ही है। ओह मैं डिवाइड कर, तो ये आपका आ जाएगा 133,538, 133,538 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट के जरिए आप जब ऐड कर लेंगे
कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी, तो आपके पास सेल्स की फिगर भी आ जाएंगी, यानी सेल्स की फिगर भी आप निकाल लेंगे। कैसे? कॉस्ट में जीपी ऐड कर लेंगे ना, बाकी आपने खुद करना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। कॉस्ट में जीपी आप ऐड कर लेंगे तो आपको सेल्स आ जाएंगे और फिर आगे आप सवाल सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसकी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बनानी है। नहीं होगा तो कल फिर मैं जो है वो इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व हम कर लेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इसी क्वेश्चन को कल सॉल्व कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। कोई मसला है तो पूछें, एनी प्रॉब्लम? पिछले सारे क्वेश्चन आप बेटा सॉल्व कर लें, वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन मेरी बुक में है वो सारे आपने करने हैं क्योंकि हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं रिवर्सल मेथड की तरफ, जिसमें रेशियोज आपको दी होंगी। आज भी हमने तकरीबन उसी टाइप का क्वेश्चन किया है और उसकी मदद से हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सवाल में भी ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एज मच डिटेल एज पॉसिबल। 20 नंबर का सवाल दिया है आपको, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद ही ये